तो अपन स्टार्ट करें ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के अंदर अपना चैप्टर नंबर 1 जो है वो है ऑडिट एंड ऑडिटर। इसके बारे में सीए इंटर में ग्रुप 1 के कॉर्पोरेट लॉ में सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 148 तक, सेक्शन 139 से लेके 148 तक के सेक्शन जो कॉर्पोरेट लॉ में पढ़े थे वो अब दोबारा आएंगे जी, दोबारा भी पढ़ेंगे। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, बट थोड़ा सा अब एडवांस वर्जन आएगा जी, क्योंकि लॉ में थोड़ा लाइट था, उसमें क्वेश्चन भी थोड़े कम थे। अब थोड़े अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे और इंपॉर्टेंट आएंगे जी। तो सबसे पहले ऑडिट होती क्या है, किसी को याद है ऑडिट या ऑडिटिंग? आपको फिर से याद दिला देता हूं कि कंपनी के अंदर पैसा किसका लगता है? शेयर होल्डर का। ये शेयर होल्डर्स है जिनका पैसा कंपनी के अंदर लगा हुआ है। अब मुझे बताओ, क्या शेयर होल्डर कंपनी के अंदर मैनेजमेंट कर सकते हैं? भाई किताबों में लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर होल्डर के पास पावर होती है कंपनी को मैनेज करने की, बट मैंने आपको क्या बताया था, किताबों में गलत तरीके से लिखा हुआ है जी। ये कंपनी को डायरेक्टली मैनेज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम एक लिस्टेड कंपनी की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं। आप पैसे लगाओ, अपने पैसे लगाने के बाद आप अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दो। उनको हम क्या बोलेंगे? अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये अपने फाउंडेशन में भी पढ़ा था कि ये कंपनी का फीचर है। ये कंपनी के अंदर ऑनरशिप और मैनेजमेंट क्या होती है? सेपरेट होती है। मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। ये कंपनी को मैनेज करेंगे। देखिए, जब भी मैं कोई काम करूंगा तो उस काम को करने के पीछे मेरा मकसद होगा। जब भी मैं कोई काम करूंगा तो उस काम को करने के लिए मेरा मकसद होगा, ठीक? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया है, तो मुझे बताओ शेयर होल्डर्स का कोई मकसद तो होगा कि भाई तुमको हम अपॉइंट कर रहे हैं, किस लिए अपॉइंट कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट के, यानी कि आपको किस लिए अपॉइंट किया गया है। तो इनको बताया गया, पहला काम तो तुम्हारा है, तुम कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करोगे। अफेयर्स बोले तो वर्किंग, टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। क्या खरीदना है, क्या बेचना है, किसको अपॉइंट करना है, किसको हटाना है, ये सब तुम डिसाइड करोगे भाई, ठीक है? कंपनी के अफेयर्स को तुम कंट्रोल करोगे। ओके, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं रॉ मेटेरियल खरीदता हूं, मैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं, मैंने कहा कि एक काम करो 10 करोड़ का रॉ मेटेरियल खरीद लो, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी की पेमेंट करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी ना सर। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि गुड्स को बेच दो, तो उसके ऊपर जीएसटी कलेक्शन होएगी, होएगी ना? उसका फिर क्या ले लूंगा मैं? पिछला जो मैंने जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट ले लूंगा, और जो नेट बचता है उसको क्या कर दूंगा? गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत जीएसटी के अंदर, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद इनकम हो गई। इनकम होने के बाद क्या होगा? उसके ऊपर इनकम टैक्स दो, प्लस में आपके इंप्लॉइज तो बहुत सारे हैं। अब इंप्लॉइज इतने सारे हैं तो उनका पीएफ, फिर उनकी ग्रेचुटी, ईएसआई, इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जिसको अपन बोलते हैं। इस तरह के एक नहीं कई से कंप्लायंसेस होते हैं जो कंपनी के अंदर करने होते हैं। कौन करेगा कंप्लायंस? जैसे इनकम टैक्स की पेमेंट करना, इनकम टैक्स की रिटर्न भरना, जीएसटी की पेमेंट करना, जीएसटी की रिटर्न भरना, ये सब कंप्लायंसेस कौन करेगा भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा। शेयर होल्डर तो नहीं करेंगे, वो तो कहां बैठे? वो तो अपने घर में बैठे हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि भाई साहब क्या बेचा और क्या खरीदा है। तो दूसरा आपका काम है, जब भी कंपनी के आप अफेयर्स करते हो तो उसके साथ बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। तो उनको कंप्लाई ना करूं तो भाई साहब फाइन लगता है कंपनी पे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई तगड़ा नॉन कंप्लायंस अगर हो गया
तो कंपनी क्या हो सकती है, बंद भी हो सकती है। जैसे मैगी की बात करें तो एक बार नहीं आया था मैगी के अंदर लेड क्या था, एक नॉर्मल लिमिट से ज्यादा था, जो जहर होता है। तो क्या हुआ था, मैगी पे बैन लग गया था। वो तो शुक्र है उन्होंने इंप्रूवमेंट कर ली, नहीं तो मैगी कंपनी क्या हो जाती, बंद हो जाती। हॉस्टल वाले बच्चे तो कुपोषण के शिकार हो जाते कि खाए गया, एक ही तो हमारा पौष्टिक आहार था मैगी, ठीक है, 2 मिनट में तैयार हो जाती है। हालांकि वो कहने की बात है, मैंने आज तक 2 मिनट में मैगी तैयार होती नहीं देखी। साला 20 मिनट तक तो ये झगड़ा होता, साला बनाएगा कौन, आज तेरी बारी है। वो कहता मेरे को तो खानी नहीं, तू बना ले। और जैसे ही बना के लेके आते कहते 1 चम्मच तो खाऊंगा, और 1 चम्मच भी है ना इतनी बड़ी होती है उसकी, आधी मैगी तो वो लपेट जाता है। ठीक बात है ना। तो टू कंप्लाई विद द applicable law and regulations। अब भाई साहब टोटल कितने अफेयर्स हुए, क्या खर्चा क्या इनकम, उसको बुक्स में लिख लो। ये जिम्मेदारी किसकी, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। हमने पढ़ा था सेक्शन 128 में, बुक्स को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। टू मेंटेन द बुक्स आप मेंटेन करोगे। बुक्स में क्या हम करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्या खरीदा, क्या बेचा, किसको बेचा, उधार आया, कैश आया, क्या रहा, वो सारा हम इसके अंदर बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। फिर साल के एंड पे क्या बनानी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो बुक्स तो बहुत सारी हो जाती है यार। शेयर होल्डर कहते हैं भाई साहब हमें हिसाब किताब तो दो, पूरे साल में आपने क्या किया। अब मैं उनके सामने बुक्स रख दूं तो उनको कुछ समझ में आएगा नहीं ना। तो क्या कहते हैं भाई साहब हमें एक स्टेटमेंट दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, आप पूरे साल में कितना प्रॉफिट लॉस और हमारी नेट पोजीशन क्या है। तो टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट in accordance with applicable FRF। What is the meaning of FRF? Financial reporting framework, financial reporting framework। अच्छा, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको कोई रिपोर्ट दे रहा हूं, यानी कि मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी को कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वे करना, किसी को कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करना, ठीक है, उससे रिपोर्टिंग कहा जाता है। ठीक बात है। फाइनेंशियल का मतलब रिलेटेड टू फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ, फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वे करना। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ, हर वो रूल जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना सिखाए। ठीक है, कोई बताएगा कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आपको सिखाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे बनाते हैं और कैसे भेजते हैं जी। बताओ कोई एग्जांपल। इंड एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये आपको बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी चाहिए, उसमें स्टॉक को कैसे वैल्यू करना है, फिक्स एसेट को कैसे वैल्यू करना है, ये सब लिखा होता है ना। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में आता है। शेड्यूल 3 का नाम आपने सुना होगा, शेड्यूल 3 का नाम सुना होगा आपने, क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है जी, बैलेंस शीट और P&L का पार्ट 1 पार्ट 2 आपने पता ही होगा। तो ये आपको बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है। तो मान लीजिए आप कंपनी के डायरेक्टर्स हो और आपने सारे अफेयर्स वगैरह कंट्रोल किए, बुक्स वगैरह सब मेंटेन की, कंप्लायंस ऑफ लॉ कर लिया। अब शेयर होल्डर कहते हैं भाई साहब हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करो, हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताओ, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और हमारे पास कितनी एसेट या कितनी लायबिलिटी है, हमारी नेट पोजीशन क्या है। अब क्या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टी शेप में बना के देते, जैसे अपने +1 +2 में बनाई थी, एक तरफ एसेट लिखी एक तरफ लायबिलिटी लिखी, ऐसे बना के दे? क्यों नहीं,
क्योंकि कंपनी के ऊपर क्या अप्लाई होता है? शेड्यूल 3 अप्लाई होता है जी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने कंपलसरी होते हैं। सेक्शन 129 याद है, सीए इंटर में था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो चीजों के अकॉर्डिंग बनती है, शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं की है तो आपको नोट्स टू द अकाउंट में मेंशन करना पड़ता है 3 चीजों को। कौन कौन सी चीजें? नंबर 1, मैंने ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया। नंबर 2, इसका रीजन क्या है। और नंबर 3, इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है। यही बात है ना। अच्छा, फिर मैंने यहां पर अप्लीकेबल वर्ड क्यों लिखा? अप्लीकेबल एफआरएफ क्यों लिखा? ये तो हर कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा ना भाई। इंड एएस है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, और शेड्यूल 3 है, तो हर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। याद कीजिए, शेड्यूल 3 के अंदर कुछ एक्सेप्शंस थी। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, है ना। तो इन कंपनी में शेड्यूल 3 अप्लाई नहीं होता। ठीक बात है ना। तो मान लीजिए मैं एक बैंकिंग कंपनी हूं, तो क्या मेरे लिए अप्लीकेबल एफआरएफ ये शेड्यूल 3 होगा या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होगा? इसलिए अप्लीकेबल लिखा हुआ जी। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल दिए मैंने आपके सामने। शेड्यूल 3 और इंड एएस जो है वो तो एग्जाम्पल दिए हैं। ये बैंकिंग इंश्योरेंस की शेड्यूल 3 अप्लाई नहीं होता इनके ऊपर। तो जो भी आपके ऊपर अप्लीकेबल एफआरएफ है भाई साहब, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। उसके बाद क्या करें भाई? उसके बाद इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको कहां लेके जाना है? एनुअल जनरल मीटिंग में। आपको एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी शेयर होल्डर्स के लिए। और आपको पता ही है, एनुअल जनरल मीटिंग में 4 काम तो आपको करने ही करने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। याद है? पहला क्या था? अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तीसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। चौथा, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। यही था ना। तो भाई साहब, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में लेके जाएगी कि लो सर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चेक कर लो। अगर आपको ओके लगती है तो इसे अडॉप्ट कर लो, फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। अगर आपको लगता है नहीं नहीं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बनी हुई, तो फिर बताओ क्या चेंज करना है, क्या एंट्री मारू इसके अंदर, ताकि चेंज कर ले, उसके बाद अडॉप्ट कर लेना जी। अब वो शेयर होल्डर कहते हैं कि सर ठीक बात है, आप इसे एजीएम में लेके आएंगे टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट along with books in AGM। एजीएम में ले आओ, ये मेरे काम है जी। तो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ अपॉइंट किया था। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव, जो भी कंप्लायंसेस है वो आप करोगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक्स मेंटेन आप करोगे। चौथा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। पांचवा, एजीएम बुला के हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स दे दोगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको अडॉप्ट करें या ना करें। मुझे एक बात बताओ, क्या सारे का सारे शेयर होल्डर कॉमर्स फील्ड से होंगे? सबको बैलेंस शीट P&L पढ़ना आता होगा? बुक्स की एंट्रियां सब में आ जाएगी? नहीं ना। और भाई साहब, जो +1 +2 वाले बंदे भी होंगे, जो MBA वाले बंदे होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी आसान नहीं होती रीड करनी जितनी लगती है। जब बनानी इतनी आसान नहीं है तो समझनी कैसे आसान होगी? सही बात है ना। ऊपर से क्या हुआ, एक दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वैसे ही बैठे थे आपस में, और उनके दिमाग में क्या हुआ कि यार देखो, सारी कंपनी संभालते हमें, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, किसको रखना है, किसको बाहर निकालना है, सारा दिमाग हमारा। बिल्कुल। उसके बाद बुक्स भी मेंटेन हम करें, कंप्लायंस ऑफ लॉ भी हम करें। हाँ बिल्कुल। और शेयर होल्डर हमें देते क्या है? अगर मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं, या हम सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें, तो कंपनी एक्ट में क्या लिखा? मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हो? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। याद है ना। उससे ज्यादा नहीं दे सकते। उससे ज्यादा अगर आपको देना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करवाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या करनी पड़ेगी? अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को रीजन बताना कि मैं इसको ज्यादा रेम्यूनरेशन क्यों देना चाहता हूं। एक जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी आपको, जो कि मिलती नहीं है जल्दी से। तो वो टैक्स बचाने के चक्कर में हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज्यादा पॉइंट कर दे और कंपनी की इनकम को वहां डाइवर्ट कर दे, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्लैब्स में आ जाए वो, और उसके ऊपर टैक्स ना देना पड़े। जब डीन शोमैन एक्जी ने किया था इस टाइप में, तो ये हो सकता है ना। तो लिमिट लगा दी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैक्सिमम कितना दे सकते हो, आपकी कंपनी जितना कमाती है 11%, और उससे ज्यादा देना चाहते हो तो हमें बताओ क्यों।
अगर हमें तुम्हारी बात में दम नजर आया कि भाई साहब इन्हीं ने इस कंपनी संभाल रखी है, इनके बिना तो हमारी कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पा रही थी, तो शायद हम परमिशन दे दें कि हाँ ठीक है एक काम करो ज्यादा दे दो, जो कि बहुत ही रेयर है। दूसरा, एसआर पास करो, मेंबर से पूछ लो हमें ज्यादा चाहिए, और मेंबर को हाँ ले लो मेंबर कहेंगे कि ले लो ज्यादा, नहीं ना, तो मिलता नहीं है। अब इनको ये एहसास हो रहा है कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है जी, दिमाग हमारा, वर्किंग हमारी, और हमें सिर्फ 11% मिलता है नेट प्रॉफिट का। और जहां बंदे को ये लगना शुरू हो जाना कि मेरा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो अब वो गलत तरीके से पैसे निकालने की कोशिश करता है, गलत तरीके से पैसे निकालने की कोशिश करेगा, वो चोरी करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके माइंड में एक जस्टिफिकेशन है कि कल को मैं पकड़ा गया ना तो मैं बोल दूंगा आप देते नहीं थे पैसा ज्यादा, मैं क्या करूं, मेरे पास में कोई रास्ता नहीं था, सारा दिमाग मेरा, और उसके बाद तुम ऐसा कर रहे हो। उसको एहसास होने लगता है कि मेरा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और चोरी करना तो मेरा हक है। ठीक बात है। तो डायरेक्टर्स ने आपस में डिसाइड किया एक काम करते ना यार, देखो अफेयर्स अपन कंट्रोल करते हैं, बुक्स भी कौन मेंटेन करता है, हम, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है, हम। तो कुछ अफेयर्स ऐसे हैं जो हम बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। जब मान लो सेल करिए 10 करोड़ की, अपन दिखाएंगे 9.5 करोड़ की है। वो कहता है यार अगर 9.5 करोड़ की सेल दिखाएंगे तो स्टॉक क्या हो जाएगा, स्टॉक तो ज्यादा हो जाएगा, स्टॉक ज्यादा दिखा देंगे बुक्स में। ठीक है, तो अपन ये मैनिपुलेशन करेंगे और जो पैसे आएंगे वो ऊपर के ऊपर आपस में बांट लेंगे, दिखाएंगे ही नहीं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शेयर होल्डर को क्या पता कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। ठीक बात है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली और किसको दे दी, शेयर होल्डर्स को दे दी। ये लो जी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विद बुक्स। अब शेयर होल्डर देखते हैं ये क्या चक्कर है यार, पिछले साल तक तो प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा था, और इस साल प्रॉफिट क्या हो रहा है, शार्पली कम हो रहा है, टर्नओवर कम हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। अब इन शेयर होल्डर को इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट हो रहा है। बताओ क्या करें, खुद चेक कर लो, हमें चेक करना आता ही नहीं है, हम कौन से सीए हैं। तो एक काम करो, सीए को बुला लो। तो शेयर होल्डर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट्स एन ऑडिटर। एक ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। ऑडिटर देखो मैंने पहले बताया, कुछ भी काम करेंगे तो हर काम का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैं ऑडिटर को अपॉइंट कर रहा हूं तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर कहेगा कि बताओ भाई साहब करना क्या है। कहते हैं ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देंगे ना, आपको उसे क्या करना है, एग्जामिन करना है, इसको चेक करना है। भाई साहब आप तो सीईओ, आपको पता है कौन सी एंट्री कैसे होती है, और अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसने कहां गड़बड़ की है और कैसे गड़बड़ की है। कहता जी बिल्कुल, आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करो जी। ठीक है जी, ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट बनाना, जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट या रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना। और ये ऑडिट रिपोर्ट आप एजीएम में ले आना कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये सही बनी हुई है या नहीं बनी हुई। और शेयर होल्डर कहते हैं भाई साहब हम आपकी बात पे यकीन कर लेंगे जी। ऑडिट रिपोर्ट देना, whether financial statements are true and fair। आप एक ऑडिट रिपोर्ट बना के देना कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमारे सामने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रख रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, ताकि हम अश्योर हो जाएं। इसलिए हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। आप हमें अश्योर करो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये सही है या नहीं है। अगर सही है तो आप रिपोर्ट में लिख देना ट्रू एंड फेयर, और गड़बड़ है तो आप रिपोर्ट में हमें बता देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये गड़बड़ हुई है। इस पूरी कहानी को समझाने के लिए मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सहारा लिया। जरूरी नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गड़बड़ करे, ऐसा भी तो हो सकता है एम्प्लॉय गड़बड़ करे। अब एम्प्लॉय कोई गड़बड़ कर रहा है तो ड्यूटी किसकी बनती है उसकी गड़बड़ को पकड़ने की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। और अगर गड़बड़ इतनी डीप है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी ना पकड़ पाए तो
तो फिर एक्सपर्ट बंदा ये काम करेगा, और एक्सपर्ट कौन है? सीए। ये कहानी है कि ऑडिट क्या होती है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ये नोट हो गया सारा? चलो आगे। ऑडिट की डेफिनेशन की बात करें तो ऑडिट की डेफिनेशन क्या थी, जो आपको लॉ में भी लिखवाई थी मैंने, फिर से लिखेंगे। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एंड systematic process for examination of financial statements of a company with a view to express an opinion over it. यही थी, याद करनी है ये डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने मार्क भी करवाया था कि सबसे पहले हम मार्क करेंगे कि ये एक प्रोसेस है। ऑडिट जो होती है वो एक प्रोसेस होती है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जामिनेशन करते हैं ताकि हम इसके ऊपर ओपिनियन दे सकें। और ये ओपिनियन हमेशा क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी। ये ओपिनियन हमेशा क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी। अब इन सातों पॉइंट का मतलब समझते हैं, जिसमें सातवां पॉइंट आज नहीं करेंगे, सातवां पॉइंट कल से स्टार्ट होगा, यानी कि आपका सिलेबस कल से शुरू होगा, आज तो इंट्रो है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस। बताओ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, जब बहुत सारे एलिमेंट आपस में काम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। सेट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स कहिए या एक्टिविटीज कह लीजिए, बहुत सारी एक्टिविटीज जब एक साथ काम करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस, ठीक है। ऑडिट में कभी भी एक सिंगल काम नहीं होता जी, ऑडिट में कभी भी एक सिंगल काम नहीं होता। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं आपके सामने कि एक कंपनी है। अब ऑब्वियस सी बात है, कंपनी है तो उसकी ऑडिट तो मैंडेटरी है, ऑडिट तो करवानी पड़ेगी। तो ये कंपनी क्या करती है? एक ऑडिटर को अपॉइंट करेगी जी, अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, एक ऑडिटर को अपॉइंट करेगी जी कि सर हमारी कंपनी की ऑडिट कर दो। वो कहता है जरूर करेंगे भाई साहब, क्यों नहीं करेंगे, हमारा तो काम यही है। अब मुझे बताओ, ये अगले दिन ही ऑडिट करने आ जाएगा या पहले कुछ प्लानिंग वगैरह कर ले? कुछ प्लानिंग वगैरह करनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो एक साल, हर साल ऑडिट कंपलसरी है कंपनी की, तो एक साल में मैं कितनी ऑडिट कर सकता हूं? 20 कंपनी ऑडिट, याद है? 20 कंपनीज की मैं ऑडिट कर सकता हूं, जिसमें ओपीसी डोरमेंट कंपनी तो काउंट ही नहीं होती, याद है ना आपको, ठीक है। तो कुछ कंपनियां तो ऐसी है जिनको हम काउंट ही नहीं करते। चलो मैं फिर भी 20 कंपनी मान लेता हूं। और ऑडिट का टाइम क्या रहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगी? ऑब्वियस बात है 31 मार्च के बाद, 31 मार्च के बाद ही बनेगी ना, 31 मार्च तो क्लोजिंग है, यहां तक की तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती ना। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती कितने दिन में है? 31 मार्च तक की ट्रांजैक्शन होती है बॉस। कभी ये मत सोचना कि 1 अप्रैल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाती है, कभी नहीं बन सकती 1 अप्रैल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने में टाइम लगता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ी है भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज और भी थी, नोट्स टू द अकाउंट्स।
नोट टू द अकाउंट। आप कितने भी अच्छे सॉफ्टवेयर उठा लो, नोट्स टू अकाउंट तो आपको खुद बनाने पड़ते हैं बस, क्योंकि उसमें डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह होती है कि हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन कौन सी है उसको डिस्क्लोज करना, फिर उसके अकॉर्डिंग अंदर के मैटर्स डिस्क्लोज करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लासिफिकेशंस करना, वो सब कहा जाता है नोट्स टू द अकाउंट्स, वर्किंग नोट जिसको अपन बोलते हैं। सही बात है ना? तो नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाते हैं। तो भाई साहब कम से कम ये मान के चलो 15 दिन का टाइम लग जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने में। ठीक बात है? तो 15 दिन ये लग गई। अच्छा, मुझे ऑडिट रिपोर्ट बना के कब तक देनी है कंपनी को? अच्छा, कंपनी को ऑडिट रिपोर्ट का करना क्या है? एजीएम में लेके जानी है, शेयर होल्डर के सामने। एजीएम की लास्ट डेट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च। 6 मंथ उसमें प्लस करो तो 30 सितंबर। तो 30 सितंबर मतलब 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने का मैक्सिमम ड्यूरेशन है मेरे पास ऑडिट करने का, जिसमें 15 दिन तो निकल गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए उसने ले लिए। बाकी कितने दिन बचे? 5.5 महीने बचे। ठीक। और मुझे ऑडिट रिपोर्ट बना के कब देनी है? आपको याद है? कंपनी के जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी जाती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी जाती थी, सर्कुलेशन होता था। और कंपनी की एजीएम का नोटिस कब जाता था? 21 क्लियर डेज बिफोर। फिर उसमें हम ऐड लेस करते थे, ऐड वगैरह करते थे, वो निकल के 24 डेज बिफोर निकल जाता। मैं 1 महीना पहले मान लूं कि 1 महीने पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह निकालनी है, भाई साहब प्रिंट भी तो करवानी है ऑडिट रिपोर्ट, तुम तो एक कॉपी दोगे, हमारे इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, इन्हीं कॉपी प्रिंट करना, फिर उनको एड्रेस वगैरह मार्क करना, भेजनी भी तो है। 1 महीने पहले दे दी। बच गए कितने अब ऑडिट करने के लिए? 4.5 महीने। अब मुझे एक बात बताओ, 4.5 महीने में मेरे को एक कंपनी की ऑडिट करनी है या 20 कंपनी होगी? 20 तो मान लो। तो एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। जब टाइम कंस्ट्रेन होता है, टाइम कम होता है, तो हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं कि किस चीज को कैसे यूटिलाइज करना है। ऑडिट कभी भी सीए करने नहीं जाता, बताया था ना आपको। कौन जाता है? मजदूर। कौन जाएगा? मजदूर। आर्टिकल्स। ठीक है। तो मान लीजिए एक सीए ने अपने ऑफिस में 20 आर्टिकल रख रखे हैं, तो 20 के 20 आर्टिकल को एक कंपनी के ऑडिट में भेज देगा क्या? नहीं ना। तो क्या करता है? आर्टिकल को एलोकेट करता है। आर्टिकल्स को क्या करता है? एलोकेट करता है कि एक काम करो, तुम दोनों इस ऑडिट पे चले जाओ, तुम 3 इस ऑडिट पे चले जाओ, और तुम 2 इस ऑडिट पे चले जाओ। ऐसे एलोकेशन देता है, उनको समझाता है बेटा क्या काम करना है और कैसे करना है। क्योंकि सीए तो तुम हो, आर्टिकल्स थोड़ी सीए, वो तो काम सीखने आए। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि इस कंपनी में जाके ये चीज चेक करनी है और ऐसे चेक करनी है। दिस स्टेज इज कॉल्ड ऑडिट प्लानिंग। अब ऑडिट की प्लानिंग होती है जी, किस क्लाइंट की कब ऑडिट करनी है, कौन कौन जाएगा, क्या चीज चेक करनी है और कैसे चेक करनी है। ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोग्राम तैयार होता है। ऑडिट प्लानिंग बनती है और प्रोग्राम तैयार होगा, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट होता है जी। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट, एग्जीक्यूशन बोलो या परफॉर्मेंस बोल लो, अब ऑडिट परफॉर्म होती है जी। अच्छा, ऑडिट परफॉर्म होती है मतलब 2 काम होते हैं यहां पर। ऑडिट परफॉर्म करना मतलब मेनली 2 काम करना। ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं जिससे हम बोलते हैं वाउचिंग। ट्रांजैक्शंस को चेक करना इज कॉल्ड वाउचिंग। फॉर एग्जांपल कंपनी ने कहा हमने 10 लाख का माल परचेज किया, तो मैं टिक लगा दूं क्या? ये देख के हाँ जनरल एंट्री तो बिल्कुल ठीक है। क्या मांगते हम? बिल लिया। 10 लाख का माल परचेज किया ना, ऐसा भी तो हो सकता है झूठ बोल रहा हूं। बिल दिखाओ, अगर माल परचेज किया तो क्या आया होगा? बिल आया होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो आपका दोस्त है, वो एक नए जूते पहन के आता है और आपको कहता है भाई साहब ये जूते 10,000 के हैं। आप कहते हैं बहन रहने दे यार, औकात तेरी इतनी की नहीं है। आप क्या कहोगे? बिल दिखा। कितने का? 10,000 का बिल दिखाओ। 10,000 का बिल दिखाओ। अगर वो बिल दिखा देता है तो उसका मतलब वो सही बोल रहा है, और अगर बिल नहीं है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। दिस इज कॉल्ड वाउचिंग। वाउचिंग में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई ना जो बुक में दिखा रखी है, उन सब के हम क्या मांगते हैं? प्रूफ मांगते हैं। प्रूफ हो सकता है हर चीज के बिल ना हो, हर चीज के बिल होना जरूरी थोड़ी है। कई चीजें ऐसी होती है जो बिना बिल की होती है। सैलरी, अब सैलरी का कौन सा बिल होता है बताओ? उसमें हम क्या चेक करेंगे? कंप्यूटेशन। जब किसी बंदे को रखा होगा तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर होगा, हर महीने हम आपको कितना पैसा देंगे। अब दिखाओ वो महीने में कितने दिन आया है, अटेंडेंस रजिस्टर लेगा, उसके हिसाब से उसकी कंप्यूटेशन चेक करवाओ। और लास्ट में क्या चेक होती है? अकाउंट बैलेंसेस। इसे हम क्या बोलते हैं? वेरिफिकेशन।
फॉर एग्जाम्पल कंपनी कहती है हमारे पास 50 करोड़ की फिक्स एसेट है, मशीन है। चलो सर वेरीफाई करवाओ, दिखाओ मशीन है का, और ये मशीन आपकी ही है इसका प्रूफ दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग ले लो, अब बिल्डिंग आपकी ही है, इसका क्या प्रूफ होगा? रजिस्ट्री। अच्छा रजिस्ट्री में तो दिखा रखा है कि 10 करोड़ की है, आप कह रहे हो 50 करोड़ की है। अरे सर जब ये बिल्डिंग ली थी ना तब 1 फ्लोर था, अब देखो कितने फ्लोर बने हुए उस पे, 10 फ्लोर बने हुए हैं, तो अब उसकी वैल्यूएशन चेक करो। ठीक है, आपकी वो होता है एएस आता ना, AS10 PP, तो उसमें वैल्यूएशन वगैरह करने का तरीका ना, तो वैल्यूएशन भी चेक करवाओ इसका, फिर चेक करवाओ इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीजें चेक करते हैं। हमने देखा रजिस्ट्री जो ओरिजिनल नहीं है, हमने कहा भाई साहब ये ओरिजिनल थोड़ी है। क्या सर ओरिजिनल तो बैंक के पास है। कहते बैंक के पास है, क्यों? लोन ले रखा है जी, और ये एसेट उनको चार्ज के तौर पे दे रखी है। तो भाई ये भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करना पड़ेगा तुम्हें कि जो एसेट है हमने चार्ज पे दे रखी है। तो ये सब चीजें चेक होंगी जी। वेरिफिकेशन का मतलब ट्रांजेक्शन चेक करना, और सॉरी वाउचिंग चेक का मतलब ट्रांजेक्शन चेक करना, और वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? अकाउंट बैलेंसेस चेक करना। इसमें कोई दिक्कत? लो जी, वेरिफिकेशन और वाउचिंग या एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट से हमें क्या मिलते हैं? एविडेंस मिलते हैं। ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, हमें प्रूफ मिलते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है या जो अकाउंट बैलेंस है वो सही है या गलत है। ठीक है, ओके। इन ऑडिट एविडेंसेस के बेस पे एट लास्ट हम अपनी ओपिनियन फॉर्म करते हैं, फॉर्म एन ओपिनियन। लो जी, अब आता है ऑडिटर, आर्टिकल्स को भेज देगा। मान लो कोई ऑडिट है 20 दिन की है, आर्टिकल्स को भेज देगा, जाओ बेटा क्लाइंट प्लेस पे चले जाओ और वेरिफिकेशन वाउचिंग करो, और ये ऑडिट प्रोग्राम है, ये चीजें चेक करनी है और ऐसे ऐसे चेक करनी है। उसके बाद जब वो 20 दिन कंप्लीट होने वाले होंगे ना, आपके सीए का आपके पास फोन आएगा, बेटा काम कैसे चल रहा है? आपका तो सब कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है मैं कल आ रहा हूं। अब वो आएगा, तुमसे क्या मांगेगा? एविडेंसेस मांगेगा, बताओ बेटा कहां कहां गड़बड़ है। उसके बेस पे ओपिनियन फॉर्म करेगा, टू फॉर्म एन ओपिनियन, और उसके बाद क्या करेगा? ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा जी। सब कुछ ओके है तो क्या लिखेगा? ट्रू एंड फेयर। अगर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, हमारे पास प्रूफ है कि गड़बड़ है, तो हम क्या कर देंगे? रिपोर्ट में डाल देंगे कि सब कुछ सही नहीं है। ठीक है, तरीका होता है उसका क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, वो भी करेंगे हम, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ऑडिट रिपोर्ट दे दो, और ये ऑडिट रिपोर्ट कहां चली जाएगी? एजीएम में चली जाएगी। ये स्टेप्स है जी। तो ऑडिटिंग में पहले क्या होता है? ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, फिर वो क्या करता है? ऑडिट प्लान और प्रोग्राम बनाएगा, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट करेगा, ऑडिट एविडेंस लेगा, उसके बेस पे ऑडिट रिपोर्ट बनती है जी। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसमें से एक भी स्टेप ऊपर या नीचे करना चाहूं तो कर सकता हूं क्या? सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, चाह के भी आप एक स्टेप ऊपर या नीचे नहीं कर सकते इसमें, ये इसी सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। एग्जांपल कि पहले ऑडिट एविडेंस ले लो, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट बाद में कर लो। ये एक काम करो सर, आप पहले ना रिपोर्ट दे दो, ओपिनियन बाद में फॉर्म करते रहना। एक काम करो ना सर, पहले आप ऑडिट स्टार्ट कर दो, प्लानिंग बाद में करते रहना। ऐसा होगा नहीं ना, एक भी स्टेप आप ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। क्लियर? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। उसके बाद थर्ड में क्या लिखा हुआ है? ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इसमें एक भी स्टेप आप चाह के भी ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट आता है जी कंपनी। कौन सी कंपनी की ऑडिट कंपलसरी होती है बताओ? कौन सी कंपनी की ऑडिट कंपलसरी होती है? एवरी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, ऑडिट इज मैंडेटरी। चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो चाहे वो अनलिस्टेड कंपनी हो, ऑडिट इज मैंडेटरी। चाहे वो ओपीसी हो चाहे वो अंडर सेक्शन 8 कंपनी हो चाहे वो डोरमेंट कंपनी हो, ऑडिट इज मैंडेटरी। इस चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, ऑडिट इज मैंडेटरी। टर्नओवर चाहे 1 रुपए का ही क्यों ना हो, ऑडिट इज मैंडेटरी। बट सर हमने कुछ याद आ रहा है कि हमने पढ़ा था कि 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर हो और प्रोफेशनल फीस कितनी आपके इनकम टैक्स में? 1 करोड़ हो चुकी क्या टर्नओवर की लिमिट?
टैक्स ऑडिट में कितनी लिमिट है? 1,25,00,000 या 50 है? अभी भी टैक्स ऑडिट की लिमिट ही नहीं याद। तो 1 करोड़ ज्यादा मेरा ख्याल हो चुकी है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या फिर आपकी प्रोफेशनल रिसीट जो है वो 25 लाख से ज्यादा है तो आपकी टैक्स ऑडिट कंपल्सरी है। ठीक है, ऐसा ही कुछ आता था। तो सर वो क्या था? वो टैक्स ऑडिट है। टैक्स ऑडिट किसके अकॉर्डिंग होती है? सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। हमारा सेक्शन कौन सा है? हमारे कौन सा एक्ट चल रहा है अभी? कंपनी एक्ट। तो टैक्स ऑडिट अलग है और कंपनी ऑडिट अलग है। करते दोनों ही सी हैं, करते दोनों ही सी हैं, बट दोनों का पर्पस अलग अलग है। यहां पर ऑडिट का पर्पस क्या है कंपनी एक्ट में? कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये चीजें चेक करना, लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और इनकम टैक्स में क्या चेक करते हैं? भी तो तुम टैक्स भर रहे हो, वो ठीक भर रहे हो नहीं भर रहे हो। कहीं कोई ऐसा एक्सपेंस तो पीएनडल में डेबिट नहीं कर दिया जो अलाउड ही ना हो? कहीं ऐसा तो नहीं कोई इनकम जो पीएनडल में आनी थी तुमने शो ही ना की हो? ऐसा है ना, तो उसका पर्पस अलग है। इस तरह जीएसटी ऑडिट भी आएगी। तो मान लीजिए अब आप ये कहना चाहते हो सर कि एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ का है, मतलब 2 ऑडिट करवाएगी, 2 ऑडिट करवाएगी, हाँ 2 ऑडिट करवाएगी। एक स्टैट्यूटरी ऑडिट, इसको हम स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं, या कहिए इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग, जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग होती है जी। और दूसरी ऑडिट किसके अकॉर्डिंग होगी? टैक्स ऑडिट, क्योंकि दोनों का पर्पस ही अलग अलग है। तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि 2 ऑडिट होगी कंपनी की? 2 नहीं 3-4 भी हो सकती है। अलग अलग एक्ट के अंदर हमेशा ऑडिट का प्रोविजन दिया होता है जी। आओ, जैसे किसी जमाने के अंदर एक्साइज एक्ट हुआ करता था, वेट हुआ करता था, तो उनके लगभग हर एक्ट के अंदर एक पॉइंट दिया होता है, हर एक्ट के अंदर एक पॉइंट दिया होता है क्या? कि ऑडिट इज मैंडेटरी, सॉरी मैंडेटरी नहीं, उसके अंदर लिखा होता था कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अथॉरिटी क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है ऑडिट का। तो भाई साहब एक क्यों, 2-3 भी हो सकती है, 3-4 भी हो सकती है, करवानी पड़ेगी। ये तो कंपनी एक्ट है, और कंपनी एक्ट कहता है कि भाई साहब अगर आप कंपनी हो तो आपकी ऑडिट मैंडेटरी है, चाहे आप प्राइवेट हो, पब्लिक हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, ओपीसी हो, अंडर सेक्शन 8 हो, डोरमेंट हो, कोई भी हो, टर्नओवर चाहे 1 रुपया हो, प्रॉफिट में हो चाहे लॉस हो, ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो एवरी कंपनी शेल गेट इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड, ये लाइन निकलती है यहां से, एवरी कंपनी शेल गेट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? शेल। और शेल किसका फोर्स क्या होता है? ऑप्शनल या मैंडेटरी? मैंडेटरी फोर्स है सर। मैंडेटरी फोर्स है इसका। उसके बाद जो 4th बुलेट है वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। याद है क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू द अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इन इक्विटी, जिसमें प्रमोटर और टॉप 10 जिनके यानी कि 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है उनका नाम आता था जी। और हमने पढ़ा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो है, ये 2 जो चीजें हैं ये 1% कंपनीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती। नॉट फॉर 1% कंपनी। ये पॉइंट क्लियर? उसके बाद 5th पॉइंट क्या है? देखो डेफिनेशन में, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने आए हैं ऑडिटर, यानी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने आया है। सही बात है? कहते नहीं, ये दोनों एक बात नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता हूं तुम्हारी कंपनी के लिए, तो मैं उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर ही नहीं सकता। आ जाएगा, ये भी आएगा। हमने पढ़ा भी था लॉ में, सेक्शन 144 में कुछ प्रोहिबिटेड सर्विसेज है। अगर आप उस कंपनी के ऑडिटर हो तो आप उनको वो सर्विसेज नहीं दे सकते, और अगर आप उनको वो सर्विसेज दे रहे हो तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। क्या क्या थी याद है उसमें? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम की सर्विस दे रहे हो, एक्चुअरियल की सर्विस दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की सर्विस दे रहे हो, और उसमें एक पॉइंट क्या था? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ बुक्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने ही बनाई है और मैं ही उसकी ऑडिट कर रहा हूं, तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि इसमें गड़बड़ है। इसको हम थ्रेट बोलते हैं ना। कौन सी थ्रेट? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अगर खुद का ही काम खुद को चेक करने के लिए मिले तो कोई इंसान ये नहीं कहता कि मैंने गड़बड़ की हुई है। ठीक बात है ना? चलो, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करने आए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने नहीं आए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, नॉट माइन। ठीक बात है ना? तो हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करेंगे जी, चेक करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देगी और हम उस पर चेक करके अपनी ओपिनियन देंगे। ओपिनियन देंगे, ओपिनियन ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपनी ओपिनियन देंगे, मतलब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करेंगे। सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक ही बात है? कहते नहीं जी, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देंगे, वी कैन नॉट सर्टिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर समझ नहीं आया, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के बाद आप उस पर अपनी स्टैंप लगाओगे? हाँ लगाएंगे। अपने साइन भी करोगे? करेंगे। यही तो सर्टिफिकेशन होती है? कहता नहीं सर, ये सर्टिफिकेशन नहीं होती, हम तो ओपिनियन देते हैं। सर समझ नहीं आया। सर्टिफिकेशन का मतलब होता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस। एब्सोल्यूट अश्योरेंस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस बोले तो दैट इज आई एम 100% श्योर कि अगर मैंने लिख दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तो मैं 100% श्योर हूं ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं निकल सकती, मैं क्लेम करता हूं। दिस इज कॉल्ड सर्टिफिकेशन। कहते भाई साहब हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, इसको हम अगर नाम दे तो इसको हम बोलते हैं ट्रू एंड करेक्ट। हम ये वर्ड नहीं लिख सकते, हम तो सर ओपिनियन देते हैं। कहते ओपिनियन क्या होती है? कहता है सर ओपिनियन जो होती है वो रीजनेबल अश्योरेंस होती है। रीजनेबल अश्योरेंस होती है। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब आई एम नॉट 100% श्योर। मैं 100% श्योर नहीं हूं। 100% श्योर नहीं हो मतलब तुम जो बोल रहे हो उसके बाद तुम श्योर नहीं हो। अरे इतना क्यों डर रहे हो? वी आर नॉट 100% श्योर, बट हमारी अश्योरेंस जो है वो लगभग 100% के आसपास ही होती है। ठीक है, कहते सर समझा नहीं। सर हमारी जो ओपिनियन है वो हम वर्ड यूज करते हैं ट्रू एंड फेयर, करेक्ट वर्ड यूज नहीं करते। करेक्ट वर्ड हम यूज नहीं करते। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हम करेक्ट वर्ड यूज नहीं करते। कहते सर इस दोनों में फर्क क्या है? मतलब ऐसा क्यों आपको लगता है कि मैं ये वर्ड यूज नहीं कर सकता, ये यूज कर सकता हूं? इसी का ही तो फर्क है। ट्रू तो दोनों में ही है, एंड भी दोनों में है, फिर वो करेक्ट का ही तो गेम है। कहते सर इसी गेम का ही तो बात है। मैं यहां से यहां तक क्यों नहीं पहुंच सकता? इसके कुछ लिमिटेशंस है। जब मैं ऑडिट करता हूं तो ऑडिट करते हुए मेरी कुछ लिमिटेशंस होती है, मेरी कुछ हद होती है, जिसमें रहकर मुझे क्या करनी पड़ती है? ऑडिट करनी पड़ती है। इसे हम बोलते हैं ड्यू टू सम लिमिटेशंस। कुछ हदें हैं मेरी सर कि मैं ट्रू एंड फेयर से ट्रू एंड करेक्ट पे नहीं जा सकता, ड्यू टू सम लिमिटेशंस। सर ऐसी भी क्या लिमिटेशन यार? कहता सबसे पहली लिमिटेशन, क्या मैं 100% ट्रांजैक्शन चेक कर सकता हूं? जो ट्रांजैक्शन तुम्हारी कंपनी के 200 इंप्लॉइज ने बैठ के पूरे साल में बनाई है, पूरे साल में 200 इंप्लॉइज ने जो ट्रांजैक्शन करी है बुक्स में रिकॉर्ड,
और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी। आपको क्या लगता है मेरे 3 या 4 आर्टिकल आगे 4.5 महीने पूरे भी लगा दूं आपकी एक कंपनी पे तो वो पूरी चेक कर लेंगे? कहते नहीं। इंस्टीट्यूट वालों ने आपको मटेरियल दे दिया कि ये बेटा ऑडिट का मटेरियल, ये लॉ का मटेरियल है, इसको पढ़ो। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? सारा। कौन सा पैरा? सारे। कौन सा क्वेश्चन करना है? सारे। इंस्टीट्यूट तो यही कहती है ना। ठीक है जी, आप कहते हो पढ़ लिया, इंस्टीट्यूट कहता है अभी पेपर देने आओ, हम चेक करेंगे कि तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ऐसे थोड़ी सीए बना देंगे। अब तो ये बोला पढ़ लिया सीए बना दो, तो इंस्टीट्यूट क्या करेगी? चेक करेगी तुम्हें। अब चेक करते हुए इंस्टीट्यूट क्या करती है? आपके सामने ना एक रजिस्टर रख देती है, एक नहीं 2-3, और कहती है बेटा जो तुम्हें स्टडी मेट दिया था ना उसके पहले पेज से लास्ट पेज तक जो भी है वो सारा लिख दो। अगर तुमने पढ़ा है तो मतलब तुम्हें याद है, याद है तो लिख दो। स्टडी मेट छाप दो शुरू से लेके लास्ट तक। बताओ कौन पास होगा? कोई पास नहीं होगा, क्रिश को छोड़ के और रजनीकांत को छोड़ के। तो इंस्टीट्यूट क्या करती है? कैसे चेक करती है? इंस्टीट्यूट कुछ क्वेश्चंस देती है आपको। इंस्टीट्यूट कुछ क्वेश्चन देती है और उन क्वेश्चंस को अगर आपने ठीक किया है तो हम मान लेंगे आपको हमारी बुक आती है। अच्छा, हर चैप्टर में से क्वेश्चन आता है? जरूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा था कि डिबेंचर डिपॉजिट इन चैप्टर में से नॉर्मली कोई क्वेश्चन नहीं आता, चार्ज वगैरह से भी इतना नहीं आता, बताया था ना। क्या आया फिर उसमें से? बताओ कितने नंबर का? 20 नंबर का? 25 का? तो फिर क्या घंटा आया? 2-3 नंबर का तो हर चैप्टर में से आएगा ही यार। मैंने तो आपको यह भी कहा था ना, करवाया तो इसीलिए था, नहीं तो मैं कह देता इसमें से कुछ आता नहीं छोड़ दो। करवाया इसीलिए था ना कि इसमें आएंगे तो एमसीक्यूज में कुछ पूछना चाहे तो पूछ लेंगे। ये कोई एक आधा छोटा मोटा क्वेश्चन, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार तो यार 4 चैप्टर में से आएगा क्योंकि अच्छी खासी अमेंडमेंट थी, बट फिर भी नहीं आया। जितना तुम डर रहे थे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को लेके, जीसीओ को लेके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेके, बताओ कितना आया? नेगोशिएबल में से तो आना ही था, मैंने तो कहा था वो तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी भी देखो, तुम तो ऐसा सोच के बैठे थे 2 चैप्टर जो जीसीओ और इंटरप्रिटेशन, पूरी 40 नंबर की बिजनेस लॉ में से 30 नंबर का तो इसमें से आएगा। तैयारी तो इस हिसाब से की होगी तुमने उन चैप्टर के ना। तो बताओ इंस्टीट्यूट क्या करती है? सैंपल बेसिस पे क्वेश्चन लेती है। हर चैप्टर के हर टॉपिक के क्वेश्चन तो नहीं डाल सकती ना, नहीं ना। तो इंस्टीट्यूट क्या करती है? सैंपलिंग बेसिस पे कुछ क्वेश्चन डालते हैं और आपके जानते हो क्या बोलते हैं उसे? टेस्ट, फाइनल टेस्ट या फाइनल एग्जाम। टेस्ट हो रहा है आपका, और टेस्ट का मतलब क्या होता है? कभी भी 100% आपकी चेकिंग नहीं होती। अब क्या हुआ, जब मैं इंटर के एग्जाम दे रहा था, हमारे टाइम में इंटर के एग्जाम जब हम P2 बोलते थे, तो मेरे अकाउंट्स की तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी जी, वो लास्ट में जाके थे। ठीक है, हम इस खुशी से बाहर ही नहीं आए कि हमारी P1 क्लियर होगी, उसी बहम में रह गए। ठीक है, और लोग उस टाइम हमें चौड़ा भी कर देते थे, भाई तेरी तो P1 इंटेलिजेंट है। हाँ, ओ भाई तुम तो सीए करो, इंटेलिजेंट होगा। तो भाई इस बहम में रह गए और तैयारी नहीं की। आपके टाइम में अकाउंट्स 2 है, ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में। हमारे टाइम में सिर्फ एक ही होती थी, ग्रुप 1 में आती थी, और सारी की सारी कंबाइंड होती थी। जो चैप्टर आपके हैं वो सारे के सारे इकट्ठे होते थे। ब्रांच नाम का एक चैप्टर होता है क्या? ग्रुप 1 में या ग्रुप 2 में? ग्रुप 1 में। भाई साहब वो चैप्टर किया ही नहीं हमने। एक हायर परचेज नाम का चैप्टर आता था, अभी भी है। शुक्र करो हायर परचेज ट्रेडिंग आपके सिलेबस से हट गया है। सबसे खतरनाक चीज हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट ही था, अब तो कुछ भी नहीं है उसमें। एक हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। बैंकिंग, इंश्योरेंस अभी भी है ना? हाँ, हमारे भी था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पार्टनरशिप, अमलगमेशन। ठीक है, अब ये क्या रहता है? मैंने अमलगमेशन अच्छे से कर लिया। अमलगमेशन में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी आता है, बड़ा ही फद्दू सा पोर्शन रहता है उसका। ठीक है, मैंने वो भी कर लिया। पार्टनरशिप अच्छे से कर ली, ले दे के पूरे लॉ में यही आता, पूरे अकाउंट्स में यही आता था। एक बैंकिंग चैप्टर भी कर लिया। अब इंश्योरेंस किस लिए नहीं किया? क्योंकि दोनों फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, मिक्स हो जाता था यार। तो मैंने बैंकिंग कर लिया जी। और हायर परचेज नहीं आता था, ठीक, ब्रांच नहीं आता था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़े बहुत आते थे। अब ये था कि भी तैयारी नहीं है, पेपर ना दे, बट मेरा ये था हमेशा इस चीज में, हमेशा मैं ऑप्टिमिस्टिक रहा हूं कि पेपर तो देंगे, पेपर तो देंगे, जितनी तैयारी उसके हिसाब से दे देंगे। और एक ट्रेंड रहता था हमेशा कि एक 20 नंबर का क्वेश्चन
अमलगमेशन से आता था 16 नंबर क्वेश्चन, एक पार्टनरशिप से आता था, और एक क्वेश्चन बैंकिंग से, एक इंश्योरेंस से। वो 7-7 नंबर के होते थे, 8-8 नंबर के होते थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 नंबर के फिक्स आते ही आते थे सर। और एक चैप्टर आता था हायर, एक क्वेश्चन आता है हायर परचेज से। भाई मेरी किस्मत अच्छी थी, हायर परचेज से एक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, हायर परचेज से एक क्वेश्चन नहीं आया, और ब्रांच से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अमलगमेशन से 2 क्वेश्चन आए जो मैंने अच्छे से कर रखा था, और पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन आए जो मैंने अच्छे से कर रखा था। लोटरी लग गई मेरे भाई साहब। अकाउंट्स के अंदर 67 नंबर आए उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने कहा कि बच्चा इंटेलिजेंट है, 60 से ऊपर नंबर, बताओ। बट मैं क्या कहता हूं, घंटा। आज अगर इंस्टीट्यूट मेरे पेपर ले अकाउंट्स का, मैं फेल हूं, कंफर्म फेल हूं। बट क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ने ऐसे ओपिनियन क्यों दी कि इसको आता है ये? क्योंकि बाई चांस वही क्वेश्चन फंस गए जो मैं करके आया था। और ऐसा ही P1 में हुआ था, तो मैं बताया था, वो मैनेजमेंट वाली बुकलेट ली थी एक आंटी से, साइड वाले से, 2-3 क्वेश्चन पढ़े, वही आ गए एग्जाम में, पास हो गया। और वो फेल हो गई बेचारी जिसकी बुकलेट थी। उसके बाद 99 नंबर, पास होने के लिए 200 चाहिए थे, और मेरे पूरे 200 नंबर, ठीक है। हुआ ना? क्यों? क्योंकि सैंपल। अगर इंस्टीट्यूट हर चैप्टर से एक क्वेश्चन दे तो हो गया था काम। तो यही बात कि सैंपलिंग बेस पे क्या होती है, ऑडिट होती है जी। जब मैं 100% चेकिंग नहीं करता तो मैं 100% श्योर कैसे हो सकता हूं कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया और ओके है, सब कुछ ओके है, जबकि समय कुछ तो मैंने चेक ही नहीं किया, ठीक। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिना एस्टिमेट के बन सकती है क्या? बताओ बताओ बताओ। डेप्रिसिएशन क्या है? एस्टिमेट ही तो है कि हमारी एसेट जो इतने साल चलेगी तो इसके हिसाब से इतने साल में राइट ऑफ कर दो, इतने साल चलेगी, इतने साल चलने के बाद इतने स्क्रैप वैल्यू में बिक जाएगी, सब क्या है? एस्टिमेट ही तो है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये सब क्या है? एस्टिमेट है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सब क्या है? एस्टिमेट है। तो एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में हम 100% श्योर नहीं हो सकते। तो भाई साहब एक बात बताओ, जब मैनेजमेंट 100% श्योर नहीं है इस फिगर के बारे में, तो मैं 100% श्योर कैसे हो सकता हूं कि हाँ भाई साहब ये 5,000 रुपए तो डूबेंगे आपके। उन्होंने प्रोविजन बना रखा 5,000 का, मैं कहता हूं हाँ पक्का डूबेंगे, कंफर्म है। तो ऐसा हो सकता है? नहीं ना, एटसेट्रा। ऐसी एक नहीं, कई सारी लिमिटेशंस हैं जो हम बाद में करेंगे। तो क्या इन लिमिटेशन को हटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? कहता जी नहीं कर सकते। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरेंट। इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट मतलब जो चलती रहेगी, सदियों से चलती आ रही है और ये चलती रहेंगी, इनको खत्म नहीं किया जा सकता, इनको खत्म नहीं किया जा सकता। तो कहता है सर मैं ट्रू एंड फेयर ही बोलूंगा। इसका मतलब साफ है कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरी ओपिनियन क्या हो, गलत हो, बट उसके चांसेस बड़े कम होंगे, बट चांसेस हैं। एक और एग्जांपल लिख सकते हो, फ्रॉड। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड है, अब मान लो मैंने बिल मंगवाया परचेज का और उन्होंने बिल दे दिया और बिल नकली है, बनवा रखा है कहीं से, तो मेरे को सपने थोड़ी आएंगे कि बिल नकली है, ये तो फ्रॉड है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ है, तो उसके लिए ऑडिटर थोड़े लायबल हो जाएगा। फ्रॉड करे तुम्हारी मैनेजमेंट, वो भी इतने सालों से लग के प्लानिंग करके, और बाई चांस मैं डिटेक्ट नहीं कर पाया, मेरी पूरी काबिलियत के साथ हुई, तो इसका मतलब थोड़ी है मैं लायबल हूं। पॉइंट क्लियर? तो ये कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम कभी भी 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते। अब देखिए डेफिनेशंस को। ऑडिट इज एन सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी विद अ व्यू। विद अ व्यू का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों चेक कर रहे हो आप? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ओवर इट, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन दे सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। ठीक है, यही लॉ में डेफिनेशन थी अपनी और यही ऑडिट में। एक इंडिपेंडेंट वाली ये चीज रह गई अपनी कि एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे अच्छे से जी, पूरी डिटेल के अंदर। क्लियर? तो ऑडिट का इंट्रो था ये अपना, जो आपने ग्रुप 1 में ऑडिट वाला चैप्टर पढ़ा था वो पूरा काम आएगा अब यहां पर, उससे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है,